हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 88 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी वर्कशीट्स आज हम रिवाइज करने वाले हैं, 56 एंड 57। तो आपको ये दो वर्कशीट्स तो करनी है 56 और 57 और 88 करनी है फिर। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले, देखो जितनी भी वर्कशीट्स आपके पास आई हैं वर्कशीट नंबर 1 से अभी जहां तक भी आएंगी, अभी नहीं पता इनका एंड कब होगा, जब भी हो इनका एंड, वो सारी वर्कशीट्स आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना। अब आपको पता है जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले होंगे, किसी किसी स्कूल में तो अभी तक टेस्ट चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट, तो उनके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वर्कशीट की रिवीजन वर्कशीट नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप ये सारी वर्कशीट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओ टाइम पे। ठीक है, मैं सबकी लिंक आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख के रिवाइज करना अपना वर्क शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब वर्कशीट देखते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 10 की क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो हमारे पास देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो आज हम पे फिल इन द ब्लैंक्स आया, क्वेश्चन 6 ट्रू फॉल्स आया, और क्वेश्चन नंबर 7 to 10 हमारे को पूरा सॉल्व करना है। थोड़ी सी लेंदी वर्कशीट है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यहाँ क्या कह रहा है, A round pizza is cut into a 4 square pieces. What does each piece represent? कह रहा है एक पिज्जा है राउंड शेप का, बना लेते हैं सर्कल की शेप का ना, मतलब उसको 4 पीसेस में कट कर दिए। अब बताओ कि हर एक पीस हमको कौन सी शेप बता रहे हैं। तो ये एक पीस की एक शेप है, ये एक शेप है उसकी, फिर ये एक है और ये वाली एक शेप है ये। तो आपको दिख रहा है ये सब क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं। तो हर एक पीस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाएगी वर्कशीट, तो मैंने ये सॉल्व कर रखा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिगर समझेंगे, फिर आंसर देखेंगे। आंसर सबके ही बहुत ही आसान है आज के। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज द कॉर्ड। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर मुझे AD दे रखी है और AB मुझे कॉर्ड दे रखी है। ठीक है, अब AD भी बता रखी है और AB भी, लेंथ में दोनों ही चीज मुझे बता रखी है। मुझसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब AB का मुझे डिस्टेंस बताना है सेंटर ऑफ द सर्कल से। मैंने क्या किया, पहले ये एक सर्कल बना लिया, इसमें ये एक AD यहाँ पर बना दी, ये रही। ठीक है, और ये AB बना दी। आप पहले फिगर में ही अच्छे से समझिएगा, सॉल्यूशन को भी मत देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमको समझ के करना है, रट के कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो AD और AB तो मैंने यहाँ पर इजिली बना लिए। अब मैंने बताया यहाँ पर खुद से कंस्ट्रक्ट कर लिया ये OM, जो लाइन आप देख रहे हो OM, तो ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन खुद से कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, तो AB पे मैंने क्या किया, OM को कंस्ट्रक्ट किया है, परपेंडिकुलर लाइन। अब आप देखो तो ये आपका 90 डिग्री का है, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूं जिसको मैंने फिल कर दिया पूरा। कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, AOM। तो अब ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या किया, ये OM निकालने की कोशिश की। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एटलीस्ट मुझे दो चीजें तो पता होनी चाहिए। देखिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो AD मुझे पता है, तो OA तो मेरा रेडियस होगा और OD मेरा रेडियस होगा। तो मैंने OA और AD दोनों ही निकाल लिया, 17 आ गया, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब AB मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखी थी 30 है। अब देखो जब मैंने OM इस AB के ऊपर ये OM खींची, ठीक है, इसे O मानो, इसे M मानो, इसे A मानो, इसे B मानो, तो इसका मतलब अब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो गया होगा। तो इसका मतलब AM जो है वो MB के बराबर हो गया होगा। तो AB पूरी 30 थी, अब वो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो गई, तो उसका ईच पार्ट जो है वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए एक चीज, आपको AO ये मिल गई, कितनी मिल गई, 17। ठीक है, AM आपको ये मिल गई, कितनी मिल गई, 15। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के OM जो ये वाली साइड है ये निकाल सकते हो, जिसको मैंने डार्क किया है, और यही तो मेरे पास है क्या, डिस्टेंस है AB का सेंटर से, है ना, यही डिस्टेंस। तो चलिए मैं OM को निकाल लेती हूँ पाइथागोरस से। तो देखो मैंने यहाँ पर वही किया है, पाइथागोरस लगाया, ये रहा। ठीक है, अब पाइथागोरस में कई बच्चों को ये डाउट होगा कि हमने 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कैसे लिया है। तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपके पास 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला ये देखो, आप फिगर में देखो, मैं एरो भी बना रही हूँ, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पर लगाई है, हाइपोटेन्यूज वही लगाया है। ठीक है,
तो देखो ये रहा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज रख दी, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, बेस की जगह बेस रख दिया, सब चीज मैंने एज इट इज पुट कर दी है। सॉल्व किया तो मेरा यहाँ पर क्या निकल के आ गया, OM मेरा ये निकल के आ गया, ठीक है। तो OM मेरा कितना आ गया 8, और मुझे यही बताना था, इसका मतलब इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी पहले वर्कशीट में भी आया हुआ है, ठीक है। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, इन फिगर AB and CD are two equal chords of a circle with center O. OP and OQ are perpendicular on the chord AB and CD respectively. If angle POQ is 150 degree, then angle APQ is equal to. देखो आपसे क्या कह रहा है, पहले आप फिगर दे रखे आपको गिवन है, क्वेश्चन समझिए, फिगर में समझिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा, उससे पहले आप सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को कॉपी करना है, सिर्फ समझना नहीं है, वो बिल्कुल देख के कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्कल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो ये AB आपको ये दे रखी है, मैं ड्रॉ कर दूं, देखो साथ साथ यहाँ पर ये और ये दो मेरे पास इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। एक ये वाला एंगल, मुझे बीच का एंगल ये दे रखा है, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, APQ निकालना है, मतलब मुझको ये वाला एंगल निकालना है, ये जिसको अगर मैं यहाँ पर शेड कर दूं, ये सिर्फ ये निकालना है मुझको, ठीक है। एक चीज मुझको यहाँ पर कह रहा है कि जो ये OQ है ये इस CD पे परपेंडिकुलर है, और जो ये OP है ये इस AB पे परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा, इस पूरे की बात कर रही हूं मैं, जिसमें एक ये शेड वाला जो मैंने कलर कर रखा है रेड कलर वो भी आ गया, और एक ये छोटे वाला भी आ गया, होगा नहीं होगा पूरा 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर है तो, ठीक है ना। अब आप एक चीज यहाँ पर और देखिए, अब फिलहाल के लिए मैं इसको फिगर में से हटा देती हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्योंकि मुझे इसमें एक दो चीजें और बतानी है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। देखिए अब आप, जब आपको AB और CD कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इसका मतलब जो ये है OP और जो आपका OQ है ये भी आपका इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो जितना OP होगा उतना ही मेरा OQ होगा, ठीक है ना। अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ट्राइंगल की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं सिर्फ, बाकी और सब चीजें आप भूल जाइए, ठीक है। तो ये जो दो एंगल्स है हमारे, ये हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो मैंने पता है क्या किया, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। दो एंगल्स तो इक्वल ही है ना, एक एंगल मुझे दे रखा है, तो ये दोनों एंगल मेरे बहुत आसानी से निकल जाएंगे ना। बस अब ये जब आप दोनों एंगल्स को निकाल लोगे, अब इसको फिर से क्लियर करो थोड़ा सा, ठीक है। अब जब आपने ये वाला एंगल निकाल लिया तो ये पूरा आपको पता है 90 है, 90 में से अगर आप इतना पोर्शन हटा दोगे तो बाकी तो यही बचेगा, एंगल APQ, और मुझको यही तो निकालना है, ठीक है। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने आपको पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है, फिगर में क्या किया है वही सब चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ। देखो AB जो है वो CD के इक्वल है, और मुझे ये दे रखा था कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो OP जो है वो OQ के इक्वल होगा, फिगर में भी देखते रहो, मैं मेंशन करती जा रही हूँ साथ साथ। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये अंदर वाले ट्राइंगल के जो अभी हमने देखे थे, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने इस पूरे ट्राइंगल के अंदर क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो मेरे दो एंगल्स इक्वल है ना, तो उन दोनों को मैंने एक जैसे ही लिख दिया। OPQ को तो OPQ लिखा ही लिखा, साथ के साथ OQP को भी मैंने OPQ लिख दिया, ठीक है। और ये 150 तो मुझे दे ही रखा था, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरा 2 OPQ हो गया, और ये उधर चला गया, यहां से मैंने OPQ निकाल लिया, ये अंदर वाला छोटे वाला। अब मुझे तो ये वाला निकालना है ना, जिसपे मैंने ये लाइन एरो बना रखा है, तो ये कैसे निकलेगा, 90 में से इसको मैं माइनस कर दूंगी तो निकल जाएगा अपने छोटे वाले एंगल को, वही मैंने यहाँ माइनस कर दिया तो मेरा एंगल आ गया। तो अगर आपने फिगर में अच्छे से समझ लिया आपको क्या निकालना है, तो ये सॉल्यूशन तो आप खुद भी कॉपी कर सकते हो, मतलब खुद भी कर सकते हो। तो अब आप फिगर समझने के बाद खुद से करके जरूर देखिएगा, उसके बाद चाहे आप मेरे आंसर से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो यहाँ आपसे कह रहा है, इफ AB इज 12 सेंटीमीटर एंड BC इज 16 सेंटीमीटर एंड AB इज परपेंडिकुलर टू BC,
ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और कह रहा है ये परपेंडिकुलर है ए बी बी सी पे। देन द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू, तो फिर मुझे रेडियस बतानी है सर्कल की। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ फिगर आपको नहीं दे रखी, नहीं दे रखी ना, तो कह रहा है ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो चलो फिगर बना लेते हैं फिर। पहले मैंने फिगर इसलिए पहले नहीं बनाई क्योंकि वो मैं आपको बना के दिखाना चाहती थी ताकि मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैंने माना कि ये मेरा ए बी है, थोड़ा छोटा बना देती हूँ क्योंकि ना इसमें मुझे सर्कल भी ड्रॉ करना है और फिर नीचे सॉल्यूशन है, बन नहीं पाएगा। यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ए बी है, तो ये सी होगा, परपेंडिकुलर तभी है, यहाँ 90 डिग्री है। अब कह रहा है इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल जा रहा है पास होता हुआ। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास होता हुआ बना लूं, ये बना दिया मैंने, ठीक है। आप जरा ठीक से बनाइएगा, मैंने तो फ्री हैंड से बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एसी को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब देखो आपको ए बी दे रखा है, यहाँ पर कितना है 12 है, बी सी आपको 16 दे रखा है। आपसे कह रहा है रेडियस बताओ। सबसे पहली बात तो मुझे इस सर्कल में डायामीटर पता होनी चाहिए। अगर हम देखें, मैंने ये सर्कल थोड़ा छोटा बनाया है, मैं ऐसा करती हूँ उसको बड़ा ही कर देती हूँ वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि डायामीटर तो हमको बीसी दिख रही है जबकि मैं भी कुछ और आपको डायामीटर बताने वाली हूँ उस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं पहले उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि किसी भी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अच्छा, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो तो फिर जो मैं आपको समझाऊंगी अब आप उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और फिगर देख के मत एज्यूम कीजिएगा कि ये मेरी डायमीटर होगी। एक्चुअली इसे जो पास करते हुए भेजना है ना सर्कल को, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। हाँ, तो अब वो पता है आपसे क्या कह रहा है, रेडियस बताओ। तो देखो, मैंने सबसे पहली बात ए बी बी सी लिख दिया और मैंने ये लिख दिया इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि AC इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सर्कमफेरेंस। आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है AC, है ना। तो जब ये एंगल बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो मेरी ये AC है ये मेरी डायामीटर है। देखने में आपको BC लग रही होगी डायामीटर, नहीं, AC मेरी डायामीटर है क्योंकि सर्कल से ये तीनों पॉइंट्स, सर्कल जो पास हो रहा था ना वो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा था, इसलिए सर्कल थोड़ा सा ऐसा बना है हमारा, ठीक है। और अगर आप इसे अंदर वाले ट्रायंगल को बिल्कुल प्रॉपरली बनाओगे पेंसिल और स्केल से, सर्कल पास करोगे तो आपकी फिगर एकदम ठीक सी बनेगी, ठीक है ना। अब देखो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इन तीनों पॉइंट से पास हो गया तो इसमें डायमीटर है कौन सा। मैंने बोला आपको कि AC डायमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना वो मेरा डायमीटर होता है, ठीक है। अब मुझे डायमीटर मिल गया पर मुझे रेडियस निकालनी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, देखो आपको दिख रहा है ABC जो है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल। तो मैंने पता है क्या किया, इसके अंदर ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो 90 के सामने वाला AC मेरा हाइपोटेन्यूज है और मुझको यही नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बाकी दोनों चीज मुझे पता है 12 और 16 लगा के मैंने यहाँ पर AC निकाल लिया 20। लेकिन AC मेरी डायामीटर है भाई, AC मेरी रेडियस नहीं है, तो मुझको तो रेडियस निकालनी है। तो मैंने रेडियस कैसे निकाली, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरी रेडियस आ गई 10, तो मैंने यहाँ 10 पे टिक कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब घुमा के दिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया, बस मेन थी फिगर बनानी, ठीक है। आप इसको ठीक से बनाइए, क्या फिगर को देख के मत सोचिएगा कि मैम ने कौन सी फिगर बनाई है। एक्चुअली वो पेन से फ्री हैंड पे इतने अच्छे से सर्कल नहीं बन पाता है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखो मैंने ये फिल नहीं किए हैं क्योंकि मैं ये आपको समझा के फिल करने वाली हूँ इसीलिए। तो यहाँ आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल की, अगर मैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ बना दूं, इस पूरे की लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। वैसे तो पेरीमीटर होता है लेकिन सर्कल के केस में हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क। सेगमेंट क्या चीज है, ये हमने जब इनकी वर्कशीट स्टार्ट हुई थी सर्कल वाले चैप्टर की, तब हमने सेगमेंट, आर्क, सेक्टर ये सब चीजें सीखी थी, ठीक है। तो आप देखिएगा जरूर उन वर्कशीट्स में, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ पुरानी वर्कशीट्स को भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो कह रहा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, रीजन है आर्क और किसके बीच का, उस कॉर्ड के बीच का। यही होता है ना, अगर एक सर्कल बना दूं मैं, तो ये मेरा सेगमेंट है ना,
तो ये जो आर्क है ये और जो ये कॉर्ड है इसके बीच का ही तो है, ठीक है। फिर कह रहा है टू सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। ये तो आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि इसका मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन भी दिया था कि आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं कितने बच्चों को याद है। जिनके सेम सेंटर्स होते हैं वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम उनको बोलते हैं। याद है आपको? तो यहाँ आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक। जिन्होंने कमेंट करके बताया होगा उन्हें बिल्कुल याद होगा अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ डैश इफ द एंड ऑफ द आर्क आर द एंड ऑफ द डायमीटर। कह रहे हैं एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। क्या कहलाएगा वो, कि जो आर्क का जहां एंड हो रहा है वहां डायमीटर का भी एंड हो रहा है। ये मेरी एक आर्क है ये, तो यहाँ डायमीटर्स का एंड हो रहा है, आर्क का भी यही हो रहा है। क्या कहलाएगा ये मेरा कहलाएगा सेमी सर्कल। देखने में भी आपको पता चल गया होगा कि ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं हमसे, फर्स्ट द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180। बिल्कुल ट्रू। कंप्लीट एंगल अगर सर्कल पूरा बनाती हूँ तो 360 होती है, तो सेमी सर्कल हाफ है तो डिग्री भी मैंने हाफ कर दी, ठीक है। अब कह रहा है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ट्रू। 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर और एक ऑन द सर्कल। किए थे ना हमने ऑन द सर्कल कौन कौन से पॉइंट है, इन द सर्कल इंटीरियर वाले और एक्सटीरियर वाले, ये वही चीज है, ठीक है। फिर कह रहा है थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब जहां पर जो वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो, जैसे कि ए बी और सी। कह रहे हैं इससे हम सर्कल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाँ, सर्कल हम तब जरूर बना सकते थे, देखो जब हमने ये 4th में किया था, ये रहा 3 पॉइंट्स थे लेकिन एक लाइन पे नहीं थे, तो मैंने सर्कल बना दिया था, है ना। तो जब एक लाइन पे होगा तो सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है। फिर कह रहा है अ सर्कल कैन हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। क्या एक सर्कल के अंदर सिर्फ फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, लिमिटेड इक्वल कॉर्ड्स ही हो सकती है? नहीं, कितनी भी हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ फॉल्स है, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर हमसे कह रहा है प्रूफ, ये आपके एनसीईआरटी की प्रूफ है तो अच्छे से आप इसे समझिएगा। मैंने फिगर नहीं बनाई है, आपको दिख रहा होगा बिना फिगर के प्रूफ कर रखा है। फिगर मैं आपको साथ के साथ बना के समझाने वाली हूँ इसीलिए, ठीक है। देखो प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है प्रूफ कीजिए जो इक्वल कॉर्ड्स होती है सर्कल की वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊं, ठीक है, सेंटर ले लेते हैं कोई भी, ये मैंने यहाँ पर सेंटर ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे 2 कॉर्ड्स बनानी है, तो एक कॉर्ड मैंने ये बना दी और एक कॉर्ड मैंने ये बना दी। आप कहीं पर भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैंने यहाँ बनाई है तो आप भी यहीं बनाओगे। किसी भी चीज को आप रटिएगा मत। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन किसी चीज को आप रटिएगा मत, वरना एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं नाम दे देती हूँ उसे, मैंने एक ए बी कॉर्ड बनाई है और एक मैंने सी डी कॉर्ड बनाई है। ये 2 मेरी कॉर्ड्स हैं। उसके बाद मैंने इन्हें ज्वाइन करके ना 2 ट्राइंगल बना लिए। अब वो मुझसे पता है क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है प्रूफ करो कि जो ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो जो ये सेंटर पे दोनों एंगल बन रहे हैं ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी चीज आप यहाँ पर देखिए, अभी आप आंसर मत देखिएगा, ठीक है ना। छोटी सी चीज आपसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस वाले पूरे ट्राइंगल को और इस वाले पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, दोनों ट्राइंगल्स को, कौन कौन से, AOB हो गया और DOC हो गया, अगर मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो फिर मैं CPCT से ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर सकती हूँ ना, एंगल्स को इक्वल। चलिए मैंने वही किया, देखो पहले मैंने यहाँ गिवन लिख दिया जो मुझे गिवन था, ठीक है, प्रूफ लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। अब मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे देखो 3 चीजें चाहिए। पहली चीज मुझे पता है कि जो मेरा AB है वो CD के इक्वल है क्योंकि वो मुझे गिवन था, इक्वल कॉर्ड्स था, ठीक है। दूसरी चीज जो OA है वो OC के इक्वल होगा। आप फिगर में देखिए, मैं फिगर में ही मार्क कर रही हूँ, OA जो है वो OC के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है। ऐसे ही OB जो है वो OD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी मेरी रेडियस ही है। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों चीज लिख दी और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही मेरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिनको मैं शेड कर रही हूँ, ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो गए। और किससे इक्वल हो गए? CPCT से ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो गए। तो बहुत आसान थ्योरम थी, कई बच्चों को डाउट था इस थ्योरम में, तो बहुत ही आसान थी। अगर आपको देखो फिगर बना के फिगर को एक्सप्लेन करना आ गया, खुद से एक्सप्लेन करना आ गया अपने आप को, तो आप आंसर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आंसर तो आप रट के नहीं जाने वाले हो ना, तो आपको हर चीज फिगर से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ फिगर हमें पहले से ही गिवन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो आपसे कह रहा है इन गिवन फिगर OC इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर O टू द कॉर्ड AB. If OB is 5 cm and OC is 3 cm, then find the length of AB. पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिगर देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि एक ये फिगर में जो ये OC मुझे दे रखा है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इन दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। तो इसका मतलब अब मुझे इतना कंफर्म हो गया कि जो मेरा AC है वो CB के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ चीजें मुझे दे रखी हैं, OB मुझे 5 दे रखा है, OC मुझे 3 दे रखा है, मुझे AB निकालना है। तो देखो AB है क्या मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो AC प्लस CB तो है, इन दो पार्ट्स में ही तो बटी हुई है और ये दोनों तो मेरे पास इक्वल है। तो कोई सा भी एक पार्ट निकाल लेती हूँ तो फिर मैं दूसरा पार्ट तो कर ही पाऊंगी आसानी से, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो पहले इस वाले ट्रायंगल में, मैं एक सेकेंड हाइलाइटर से आपको बताती हूँ, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ क्योंकि इसमें जो मेरा C वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो वही चीज पहले मैंने यहाँ ऊपर गिवन लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ पर। परपेंडिकुलर मेरा ये होगा OB क्योंकि वो 90 के सामने वाला होता है ना। तो मैंने यहाँ पर जब पाइथागोरस लगाई तो पाइथागोरस लगा के मेरे को देखो OB पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैंने ये CB बेस निकाल लिया, वो आ गया मेरा 4। ठीक है ना, आप आगे इसके सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, अब मुझे तो निकालना था AB, तो AB क्या है AC प्लस BC और दोनों ही इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो मेरा OC था वो मेरा 90 डिग्री था, इसलिए दोनों इक्वल थी। तो मैंने यहां से दोनों को प्लस किया तो मेरा AB निकल के आ गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर two chords of a circle of length 10 cm and 8 cm are at a distance 8 cm and 3.5 cm respectively from the center. ठीक है, तो is it possible justify your answer. तो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दो कॉर्ड्स हैं, आपको सर्कल के दो कॉर्ड्स दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कल के सेंटर से इतनी दूरी पे है, तो बताओ क्या ये पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब हमको कुछ ना कुछ यहाँ सॉल्व करके प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो फिगर बनानी पड़ेगी हमारे को, आप सिर्फ फिगर में ही समझिएगा, पूरा आंसर आपको खुद आ जाएगा, फिर आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो एक फिगर बना रही हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, दो कॉर्ड बनानी है, आप कहीं पर भी बना सकते हो। मैंने AB यहाँ पर बना दी एक कॉर्ड, ठीक है, और एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर बना दी CD। ठीक है, ये मैंने खुद से नाम दिए, तो मैंने इस पूरी कॉर्ड को 10 सेंटीमीटर माना है AB को और CD को मैंने 8 माना है। अब यहाँ मेरा कहीं सेंटर होगा ना, सेंटर से जब आपको पता है कॉर्ड पे डलता है तो ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर सेंटर है तो O नाम दे दिया, इसको M नाम दे दिया, इसको N दे दिया। पहले आप फिगर में ही अच्छे से समझिएगा। देखिए अब आपको पता है कि जो ये AB है ये पूरी आपको 10 दे रखी है। अब मैंने इस पे जब ये OM आया, परपेंडिकुलर ही होगा, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब AM जो है वो MB के बराबर होगी नहीं होगी, तो दोनों मेरे पास ये 5 आ गई, क्योंकि ये पूरी 10 थी तो हाफ करा तो 5 और 5 हो गई। अब उसी तरीके से जो CD है मेरे पास, ये मुझको CD दे रखा है 8 सेंटीमीटर। जब मैंने ये सेंटर से यहाँ पर ये डाला तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब CN जो है वो CD के बराबर हो गई। CD पूरी 4 है तो ये आधी आधी हो गई, 4 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ON और OM मुझे दोनों चीज गिवन है। कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा था मुझसे कि जो ये दो कॉर्ड है, जो 10 सेंटीमीटर वाली कॉर्ड है वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब जो मुझे ये OM दे रखी है इतनी, ये मुझे दे रखी है 8। फिगर में ही देखिएगा, मैं सिर्फ उसी में ही समझा रही हूँ। और जो 3.5 कह रहा है वो छोटी वाली कॉर्ड के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब जो ON दे रखी है वो दे रखी है मुझे 3.5। तो कह रहा है ये पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ये आंसर बता दूं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वही आपको जस्टिफाई करना है। तो देखो मेरे को आपको दिख रहा है यहाँ दो ट्रायंगल बन गए। मैं यहाँ एक सेकेंड हाइलाइटर से आपको दिखाती हूँ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल आप पे ये वाला बन गया, दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल बन गए। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो आपकी OC है और जो आपके पास OA है, ये दोनों आपकी जो है क्या है, वो है रेडियस। OC मैं इसको डार्क कर रही हूँ और OA,
ये दोनों आपकी क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो एक बार चलो देख लेते हैं क्या ये दोनों सच में इक्वल आ रही है। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ऊपर वाला जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ और एक नीचे वाला जिसमें अब टिक लगाया। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और ओसी और ओए निकाला। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये पॉसिबल है, ये सिचुएशन हो सकती है कि दो कॉर्ड है वो इतनी इतनी की दूरी पे है सेंटर से। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, जो कि आनी ही चाहिए, क्यों? क्योंकि सर्कल की हर एक रेडियस जो है वो इक्वल होती है, फिर चाहे आप उसमें कितनी ही रेडियस बना लो, एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, कितनी भी बना लो, पर वो इक्वल होती है हमेशा। ये आपको भी पता होगा कि उनकी जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रही तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, अब हमने किया क्या वो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, और ये भी बता दिया करना क्या है। सबसे पहली बात, मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला। ठीक है, इसमें मुझे ए बी दे रखा था तो मैंने ए एम निकाल लिया। ये जो साइड में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा वही मैंने यहाँ निकाल दिया। ओ एम दे रखा था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 90 के सामने वाला ए ओ है तो वो मेरी हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी बचे हुए मैंने यहाँ लिख दिए। वैल्यूज पुट करी तो मैंने यहाँ से ओ ए निकाल लिया, 89 सेंटीमीटर आया रूट का, छोड़ दिया वहीं पर ही, मैंने और कुछ नहीं किया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल पे आ गई, ये भी पाइथागोरस है, 90 के सामने वाला CO है तो वो मेरी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, बाकी मेरा परपेंडिकुलर और बेस होगा। सब चीज मुझको गिवन है, मैंने यहाँ से CO निकाल ली, 4 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो CO मेरे पास यहाँ से आया √28.25। अब जरा आप ध्यान से देखिए, OA और CO, अभी ये हमारी दोनों रेडियस थी, और दोनों रेडियस की जो मेरे पास लेंथ आ रही है वो दोनों ही अलग आ रही है, नहीं आ रही ना दोनों इक्वल, जबकि ये तो इक्वल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सर्कल की हर एक रेडियस इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और ये सिचुएशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो बड़ी वाली आपके पास लेंथ कॉर्ड है वो कहाँ पर है, दूरी पे है, सेंटर से बहुत दूर है, और जो छोटी वाली कॉर्ड है वो सेंटर के पास है, उल्टा है। अगर ये इधर होता और ये इधर होता तो पॉसिबल हो जाती शायद से, पर फिलहाल के लिए क्वेश्चन यही सही है हमारा, तो हमारे लिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और हमको सिर्फ इसके अंदर यही बताना था। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको और देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, जो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है एक कॉर्ड का वो इक्वल होगा सेगमेंट किसके, दूसरे कॉर्ड के। ठीक है ना, तो इसके लिए भी पहले फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर मैंने यहाँ नहीं ड्रॉ कर रखी है, मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके फिगर में ही पहले पूरा आंसर समझाने वाली हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर ये एक फिगर ड्रॉ कर ली है। अब मेरे को यहाँ पर दो कॉर्ड बनानी थी जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब आप उन कॉर्ड्स को सीधा सीधा नहीं बना सकते हो, इंटरसेक्ट करते हुए ही बनाओगे। तो मैंने यहाँ पर ये ए बी बना ली, ये मैंने खुद से नाम लेट किया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये सी डी बना ली, ये इंटरसेक्ट मेरी यहाँ पर कर रही है। ठीक है, इसको भी नाम दे देती हूँ, एक्स दे देती हूँ। ठीक है ना, अब अगर आप यहाँ पर देखो ना तो एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पर सी डी ऐसे लिखती हूँ क्योंकि मैंने अपना सॉल्यूशन जो किया हुआ है वो इससे ही किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये मत सोचिएगा कि इससे फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं पड़ने वाला है फर्क। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी तो आपको डाउट होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पर कि जो सेगमेंट है एक कॉर्ड का, मतलब कि जो ये ए एक्स है, ठीक है, ये किसके बराबर है, दूसरी वाली के, तो दूसरे वाला है डी एक्स। फिर आप सोच रहे होंगे ये भी तो सेगमेंट है, सी एक्स और बी एक्स, बिल्कुल है, तो ये दोनों भी इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलिए कैसे करने वाले हैं हम पहले उसको देखते हैं। सबसे पहली बात ना, जो यहाँ का सेंटर था उससे मैंने इन दोनों पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये मेरा सेंटर ओ था तो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दे दिया एम और इसको मैंने नाम दे दिया एन। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें बीच में मैंने ये ठीक है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है। अब चलो मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूं जल्दी से। देखो, सॉल्यूशन है क्या इसका, सबसे पहले तो मैंने गिवन लिख दिया कि मुझे ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स गिवन थी जो मैंने इंटरसेक्ट करवाई है पॉइंट एक्स पे। प्रूफ मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना था कि जो ए एक्स है वो डी एक्स के बराबर है और जो बी एक्स है वो सी एक्स के बराबर है, वो ही लिख दिया। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या किया, मैंने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, तो मैंने वो भी लिख दी, जितना किया वही लिखा मैंने अभी तक। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब आपने
ये ड्रॉ कर रहा ओ एम, ठीक है। तो इसका मतलब ए एम जो है अब वो बी एम के बराबर हो जाएगा। आपने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है ना ओ एम, वो आपने ए बी पे ड्रॉ किया है, ए बी के ऊपर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ओ एम, सॉरी ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में काट दी होगी। तो किन दो पार्ट्स में काटेगी? ओ एम में, ठीक है ना, और किस में? ए एम में और एम बी में। तो वो चीज मैंने यहां लिख दी, फिजिकल टू हाफ ऑफ ए बी होगा वो, तो जितना भी मुझे ए बी निकल के आएगा वो उसका दोनों का आधा आधा हो जाएगा, ए एम आधा मिल जाएगा और बी एम आधा। ऐसे ही मैंने एक और परपेंडिकुलर ओ एन डाला था सी डी पे, तो फिर वो भी डी एन दो पार्ट में बांट देगा। किस किस में बांट देगा? एक डी एन में बांट देगा और एक किस में बांट देगा? सी एन में बांट देगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज पता है कि जो मेरी कॉर्ड है वो दोनों ही इक्वल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी का हाफ किया, सी डी का हाफ किया, ये मैंने खुद से किया है हाफ, ठीक है। अब आप देखो ए बी को जब आप ये वाली पूरी ए बी है मैं फिगर में ड्रॉ कर रही हूँ, इसको हाफ करोगे तो आपकी ए एम आएगी। आप सोच रहे होंगे बी एम भी तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, मैंने बी एम भी लिखा है नीचे, ऐसा नहीं है वो नहीं लिखा है। तो ए बी को अगर मैंने हाफ किया तो मैंने पहले केस में ए एम लिया, तो जब मैं सी डी को हाफ करूंगी तो पहले केस में मैं क्या लूंगी? उसमें डी एन लूंगी, ठीक है। ये रहा। दूसरे केस में अगर मैं एम बी लेती हूँ या बी एम लेती हूँ तो फिर यहां पर मैं सी एन लूंगी, ठीक है। वो मैंने यहां लिख दिया, इससे मेरी दो इक्वेशंस बना दी मैंने। यहां तक क्लियर हो गया? ए बी को हाफ करेंगे तो दो चीज आ सकती है, या तो ए एम या बी एम, दोनों ही लिखी है। ए एम के साथ मैंने डी एन लिखा है और बी एम के साथ मैंने सी एन लिखा है, ठीक है। अब मैंने बात की इन दो ट्राइंगल की, ये वाले मैं दूसरे उससे आपको बताती हूँ ये, ताकि आपको पता चल जाए। एक मिनट रुको। तो एक ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। ये रहे वो दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेने के बाद मैंने पता है क्या किया? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया? देखो ये दोनों ट्रायंगल्स ये लिखे हुए, तो तीन चीजें चाहिए, तीनों चीज मुझे बहुत ही आसानी से मिली। जैसे कि पहले मुझको ये मिल गई कि ये दोनों मेरे 90 डिग्री के, तो मैंने इनको लिख दिया दोनों 90 डिग्री के। एक चीज मेरे को पता है ये दोनों में कॉमन है ओ एक्स और ओ एक्स, और जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। क्यों? अभी हमने एक पीछे के क्वेश्चन में भी किया है कि जब हमारी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स तो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए आरएचएस से। तो वही मैंने चीज यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दी, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ए एम जो है वो एन एक्स के बराबर होगा, ये वाला एम एक्स जो है वो एन एक्स के बराबर होगा, होगा नहीं होगा बराबर? यहाँ एम एक्स है, ए एम नहीं है, ठीक है। सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैंने किया क्या? आप वो देखो, मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? ऐड कर लिया इक्वेशन 1 और 2 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 और 3 को। ऐसा क्यों किया? देखो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास इक्वेशन 1 ये है ए एम वाली, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन गोला लगा देती हूँ, ये रही। और इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 1 के साथ ए एम इज इक्वल टू डी एन, तो ए एम को एम एक्स से जोड़ा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ा। जब आप ए एम में एम एक्स जोड़ोगे तो ए एक्स आएगा और डी एन में एन एक्स जोड़ोगे तो डी एक्स आएगा। आप फिगर में देख सकते हो, ए एम में एम एक्स जोड़ दो, ए एम और एम एक्स, ठीक है। तो आपका पूरा ए एक्स बन गया। ऐसे आपने डी एन में एन एक्स जोड़ा तो आपका डी एक्स बन गया। दूसरे में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 और 3 को। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये थी एम बी और सी एन, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किससे किया है? एम एक्स और एन एक्स से सब्ट्रैक्ट करके मेरे यहाँ पर ये आ गया। और अगर आप देखो तो आपको यही यहाँ पर प्रूफ करना था, ए एक्स जो है वो डी एक्स के बराबर प्रूफ करना था आपको और बी एक्स जो है वो सी एक्स के बराबर, और वो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको अच्छे से कीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर आप फिगर बनाने के बाद खुद से ट्राई करोगे तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, थोड़ा सा ही चेंज था उसमें, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन की। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखना है नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड
ऑफ अ सर्कल। सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड किसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। कोई सॉल्व करने के लिए नहीं दे रही हूँ, एक तरीके से वन वर्ड है। तो नेम द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर आया, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।